ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12, पेज 175 पे, प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन गारंटीड आने ही वाला है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स का एवरेज वेटेज तो रहेगा। कन्वर्जन प्रोसीजर्स बोले हुए हैं। अब सेटिंग अप का अपना जो बिजनेस जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें प्रोसीजर्स के ऊपर वैसे भी ज़्यादा फोकस है। बहुत सारे चैप्टर्स में हमने काफ़ी सारे प्रोसीजर पढ़े और क्योंकि वो मेन कंटेंट है सब्जेक्ट का, ऑब्वियसली ये चैप्टर अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर भी प्रोसीजर्स की बात हो रही है। आप एक टाइप की बिजनेस एंटिटी को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हो, प्राइवेट को पब्लिक में, पब्लिक को प्राइवेट में, ओपीसी इंटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एटसेट्रा। तो वहाँ पे क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, कौन से रेजोल्यूशन पास करने हैं, किससे अप्रूवल लेना है, ये सब स्टेप्स आने वाले हैं। तो हमें एक एक करके वो कन्वर्जन प्रोसीजर्स को टारगेट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है उसमें बोला है प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना। तो ये सबसे ऑब्वियस हो गया ना, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो हम प्राइवेट कंपनी के लेवल पे अगर आ चुके हैं और बिजनेस को एक्सपांड करना है तो हम पब्लिक कंपनी की तरफ जा सकते हैं और कैपिटल रेज कर सकते हैं या आईपीओ की तरफ जा सकते हैं। तो ऑप्शंस पॉसिबल रहेंगे। तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना है? सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कॉलिंग ऑफ अ बोर्ड मीटिंग। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सबसे पहले आप बोर्ड मीटिंग बुला लो। बोर्ड मीटिंग बुलाने के बाद आप उसमें क्या क्या एक्शंस लोगे फर्दर एक्शन के लिए वो समझ लेते हैं। तो मेन चीज़ें अंडरलाइन कर लेना उसमें। सबसे पहले तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेने के लिए कि हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसके लिए आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन ज़रूरी है। तो ये एक डिसीजन होगा उस मीटिंग में। दूसरा, इस बोर्ड मीटिंग में हम ईजीएम जो हमें कंडक्ट करनी है फॉर स्पेशल रिजोल्यूशन पर्पस, तो ईजीएम के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, डेट टाइम प्लेस फिक्स कर लेंगे, ये पॉइंट होगा। उसके बाद ईजीएम का नोटिस जो भेजना है वो भी अप्रूव कर लेंगे इसी मीटिंग में। उसका एजेंडा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। और कौन से डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है वो रिजोल्यूशन भी इस बोर्ड मीटिंग में पास होगा। तो ये सब स्पेसिफिक स्टेप्स हो गए। इसके बाद इशू ऑफ, अच्छा इसमें लास्ट पॉइंट में बोला हुआ है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके हम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं इफ नीडेड। अगर आप प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 एंड पब्लिक में 3। अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी 3 डायरेक्टर्स है तो ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी अपॉइंटेड है। बट अगर सिर्फ 2 डायरेक्टर्स हैं तो आपको एक और अपॉइंट करना पड़ेगा वो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट, ईजीएम का नोटिस इशू कर दो, वो प्रोसेस आपको पता है। ईजीएम होल्ड कर लो, उसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो और आर्टिकल्स में ये सब चीज़ों का अपडेट देना पड़ेगा बिकॉज हमने देखा था प्राइवेट कंपनी के केस में आर्टिकल्स में वो 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। 200 मेंबर्स की लिमिट, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होगा, पब्लिक ऑफर अपने इशू नहीं कर सकते। तो ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस आपको हटाने पड़ेंगे तभी वो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो पाएगी। तो वो प्रोसेस करना है। ये सब होने के बाद फिर आरओसी में जाना पड़ेगा उनको बताने के लिए कि भाई हमने बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया और अब आपसे एप्लीकेशन करके परमिशन मांग रहे हैं, कन्वर्जन अलाउ कर दो। तो जो आपने रिजोल्यूशन पास किया उसके लिए आपको पता है MGT 14 30 डेज की टाइम लिमिट, वो सबमिट करना है। साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, पीछे जितने डॉक्यूमेंट्स के नाम पड़े वो सभी आ रहे हैं। ईजीएम का नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, स्पेशल रिजोल्यूशन की ट्रू कॉपी, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स, बोर्ड रिजोल्यूशन की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, ये सब अटैच करना है। अब जो एप्लीकेशन आप करोगे फॉर कन्वर्जन पर्पस उसके लिए जो फॉर्म नंबर है दैट इज INC 27। MGT 14 जो था वो तो रिजोल्यूशन के बारे में बता रहा था। एप्लीकेशन करना है कि कन्वर्जन अलाउ कर दो, वो INC 27 में होगा और उसके साथ भी यही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है जो आपको अटैच करना है। अब ये सब होने के बाद ROC क्या कर रही है, डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज कर रही है और अगर उनको लगता है कि हाँ भाई सारे प्रोविजंस फॉलो कर लिए गए तो फिर वो आपको परमिशन दे देंगे, नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके दे देंगे और उस पर जो डेट होगी तब से आपकी कंपनी कन्वर्ट हो गई फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, तो वो वहाँ से डिफाइन हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट की डेट जो है वो मैटर करती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो प्रोविजन था कन्वर्जन का वो कंप्लीट हुआ आपका प्राइवेट से पब्लिक में। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक टू प्राइवेट, रिवर्स हो गया। अब ये बहुत रेयर केस में होता है, यूजुअली नहीं होता, मतलब अनयूजुअल है ना भाई। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो ऑलरेडी स्केल पे है वापस प्राइवेट लिमिटेड पे क्यों आ रही है? तो रीजन हो सकते हैं अपने अपने। अब वो उनके कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उनकी फंड्स की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है या प्रमोटर्स का क्या ओपिनियन है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा हो सकता है बट क्योंकि ये उतना यूजुअल नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोसीजरल कंप्लायंस इसमें एड ऑन होगा और चेंज होगा। वैसा देखते हैं। स्टार्टिंग में वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के फॉर्म में बातें समझाई और फिर बाद में स्टेप वाइज प्रोसीजर भी है। आप डायरेक्ट स्टेप वाइज प्रोसीजर पढ़ोगे ना तो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अपने उसी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो बोल दिया मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। कौन सी मीटिंग होल्ड करेंगे? बोर्ड मीटिंग, जैसे पिछले प्रोसीजर में था।
फॉर्मेट सिमिलर मिलेगा तो वो उल्टा अच्छा है, पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे तो रिपीटेड पॉइंट्स भी आने ही वाले हैं। तो पहले बोर्ड मीटिंग करो, उसमें आप खुद पहले डायरेक्टर्स मिलकर ये डिसीजन ले लो कि हाँ हमें कन्वर्जन के लिए जाना है। अब ये जो कन्वर्जन करना है बिकॉज थोड़ा सा अनयूजुअल है, पब्लिक टू प्राइवेट, यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर को बीच में इन्वॉल्व किया, बोले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीज़ें हो सकती है। तो ये एक नया पॉइंट आ गया। आप प्राइवेट से पब्लिक जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, रीजनल डायरेक्टर या ऐसे कोई अथॉरिटी को पूछने की जरूरत नहीं है, स्पेशल रिजोल्यूशन इज मोर देन इनफ। यहाँ पे रिवर्स केस हो रहा है ना, तो आरडी वाला पॉइंट एड ऑन हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करना कि वो कंप्लायंसेस पूरे कर सके, कोई प्रोफेशनल या लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करना अगर कहीं एनसीएलटी के सामने कुछ प्रेजेंटेशन की बात आती है, ये सब बातें आप फिक्स कर लो बोर्ड मीटिंग में। और जो ईजीएम कंडक्ट करनी है उसके बारे में भी यार डिसीजन ले लो, जैसे प्रीवियस पॉइंट में हमने देखा, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद सेम पॉइंट, जनरल मीटिंग होल्ड करना, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना, फिर एमजीटी 14 वाली कंडीशन। फिर वही आरडी से परमिशन लेना, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है लेकिन वो पावर अभी आरडी के पास है। फिर आरओसी को अपडेट करो कि भाई आरडी से परमिशन ले ली हमने और उन्होंने हाँ बोल दिया है, ऑल्ट्रेशन भी हो चुका है मेमोरेंडम आर्टिकल्स में, तो अब कन्वर्जन के लिए आप अलाउ कर दो। और अगर वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके इस चीज़ से सेटिस्फाइड है तो फिर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू हो सकता है। तो ये स्टेप्स रहेंगे। अब यही सिमिलर बात नीचे नेक्स्ट आंसर में भी की है, लेकिन एज पर रूल्स। तो ये हम जनरल फॉर्मेट देख रहे थे, स्टेप वाइज उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब इसको लेके कंपनी लॉ में जो रूल्स है उसमें रूल नंबर 41 है इनकॉर्पोरेशन रूल्स का, उसके बेसिस पे आंसर बताया। तो अगेन रिपीटेशन होगा, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी, वही देखनी है। फर्स्ट पॉइंट में बोला अगर आप ये कन्वर्जन कर रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, फिर उसके बाद आरडी से परमिशन लेनी है, टाइम लिमिट दे रखी है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के 60 डेज में आरडी से परमिशन के लिए आपको फॉर्म भर देना पड़ेगा। फॉर्म नंबर RD1 करके है, जो प्रिस्क्राइब फीस होगी वो सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट्स में रिपीट MOA और आर्टिकल्स की ड्राफ्ट कॉपी, मिनट्स की कॉपी जहाँ पे आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया उसकी डिटेल्स, बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर कुछ दी गई है डायरेक्टर्स या CS को तो उसकी कॉपी, डिक्लेरेशन ऑफ by KMP that pursuant to the provisions of this section the company limits the number to its member to 200। अब यहाँ उल्टा हो रहा है ना, पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हैं तो वो 3 रिस्ट्रिक्शन एड ऑन होंगे आर्टिकल्स में जो अभी तक नहीं थे। तो उसमें अश्योरेंस देना पड़ेगा कि अगर हमें कन्वर्जन अलाउ किया जाता है तो हम 200 के मेंबर्स की लिमिट को ऑनर करेंगे, उससे ज़्यादा मेंबर्स कंपनी में नहीं हो। ये अश्योरेंस नेसेसरी है, KMPs के थ्रू वैसे बोल दिया। कुछ सेक्शंस का रेफरेंस है, यहाँ KMP को डिक्लेरेशन में बोलना पड़ेगा कि नॉन कंप्लायंस नहीं होगा। कौन से सेक्शन है वो आप देख लो, 73 से 76 कैपिटल A। कुछ याद आ रहा है कौन सा टॉपिक था ये? 73 वाले सेक्शन कौन से चैप्टर में कवर किए कंपनी लॉ में? थोड़ा ऑर्डर में याद करो, देखो ध्यान आ जाए। 73, 74, 75 कौन से चैप्टर में था, याद आ रहा है कुछ? डायरेक्टर वाला तो 149, 150, 170 वो सब है। 73 वाला कौन सा था? बोर्ड मीटिंग 173 है, वो अलग है, तो 73 बोल रहा हूँ। याद आ रहा है कुछ टॉपिक? चैप्टर्स याद कर लो ना ऑर्डर में स्टार्टिंग से, मेंबरशिप, डिबेंचर, डेट कैपिटल, चार्जेस, डिपॉजिट्स, डिविडेंड। कहाँ पे था चार्जेस? नहीं, 77, 78, 80 वो वाला था। ये पब्लिक डिपॉजिट वाला टॉपिक था 73 से 76A, आपका चैप्टर नंबर 4B। तो वो पूरा जो टॉपिक था वो 73 वाला ब्लॉक है। सेक्शन की रेंज तो याद आनी चाहिए ना, चैप्टर याद नहीं आ रहे। 177, 178 ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, 185, 186, 188 चैप्टर नंबर 10 लोन टू डायरेक्टर, इंटर कंपनी बोरोइंग्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस हैं, इनमें कोई नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, ये बोल दिया। 179 सबसेक्शन 3 का रेफरेंस आ गया, डिक्लेरेशन बाय KMP दैट नो रिजोल्यूशन इज पेंडिंग टू बी फाइल्ड इन टर्म्स ऑफ द गिवन सेक्शन and also stating that the company was never listed in any of the RSCs and if was so listed all necessary procedures were complied। डीलिस्टिंग करना पड़ेगा ना अगर लिस्टेड थे तो वो क्लैरिफाई किया। लिस्टेड नहीं थे तो ठीक है, लिस्टेड थे तो डीलिस्टिंग हो चुका है, सेबी के रेगुलेशन फॉलो कर लिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ये डिक्लेरेशन KMP की तरफ से होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट में क्लियर किया कि अगर आपकी कंपनी में KMP अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं था तो कोई भी और डायरेक्टर ये डिटेल्स फाइल कर सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ओके, नेक्स्ट सब रूल 2 में क्या बोला? एवरी एप्लीकेशन विच इज फाइल्ड शैल सेट आउट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको क्या डिटेल्स साथ में प्रोवाइड करनी है? फर्स्ट बोला है डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिस दिन ये सब अप्रूव हुआ,
तो डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग अंडरलाइन कर लो, आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, डेट ऑफ जनरल मीटिंग। रीजंस फॉर कन्वर्जन, ये आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और फिर बोला है कि लास्ट 5 साल में अगर कोई कन्वर्जन हुआ था पहले भी, तो उसकी डिटेल्स, उसका आउटकम, वो सब भी बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था। और अगर आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो या ऐसा कुछ है, तो फिर उसके बारे में भी डिटेल्स पहले से देनी पड़ेगी। सॉरी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो वो बताना पड़ेगा। फिर सब रूल 3 में कुछ डॉक्यूमेंट्स और डेटा प्रोवाइड करना है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, उनकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, और वो भी 30 डेज से पुराना डेटा नहीं होना चाहिए। लास्ट 30 डेज में क्या डिटेल्स थी वो बतानी पड़ेगी। उसी के बारे में नीचे बोला है, उनकी डिटेल्स अटैच कर दो। तो ABC वाले जो पॉइंट्स है वो आप साथ में रीड करोगे तो रिलेट हो जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट में क्या है वो देख लेते हैं। दैट द कंपनी शैल फाइल एन एफिडेविट साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी if any and not less than 2 directors of the company, one of whom shall be managing director where there is one, to the effect that they have made full inquiry into the affairs of the company, and having done so have formed an opinion that the list of creditors, debenture holders is correct, and that the estimated value as given in the list of debts or claims payable on contingency or not ascertained are proper estimates of the values of such debts and claims, that there are no other debts or claims against the company to their knowledge. डिक्लेरेशन है कि जो भी क्लेम्स दिख रहे हैं वो सारे सही है, हमने वेरीफाई कर लिए, और क्रेडिटर्स की, डिवेंचर होल्डर्स की लिस्ट में कोई गलती नहीं, तो एक फॉर्मेलिटी हो गई और कुछ नहीं। 4th सब रूल में ड्यूली ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, इंस्पेक्शन के लिए ओपन रख लो, ये बोल दिया। 5th पॉइंट में एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक नोटिस की बात हो रही है कि जिस दिन आप ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उसके एटलीस्ट 21 डेज पहले एक एडवर्टाइजमेंट इशू कर दो। उसका फॉर्मेट आपको फॉर्म नंबर 25A में मिल जाएगा। इंडिविजुअल नोटिस भी सर्व कर दो, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रीजनल डायरेक्टर, इन सबको भी कन्वे कर दो कि इस तरीके का कन्वर्जन हम करने जा रहे हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर वो सामने रिवर्ट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं आया 30 डेज में तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। सेम पॉइंट सब रूल 6 में 30 डेज की टाइम लिमिट अंडरलाइन कर लेना, वर्ड्स में लिखिए। आगे के प्रोसीजर में वही है, आरडी आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवानी होगी तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर आगे बढ़ सकते हैं कंफर्मेशन के थ्रू। वैसे वो पॉइंट्स में वही कंडीशंस है। फिर सब रूल 7 और सब रूल 8 को ओमिट कर दिया। अब क्योंकि ओमिट कर दिया उसके कंटेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। सब रूल 9 देख लेते हैं। वेर एन ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव्ड और आरडी ऑन एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन has specific objections under the provision, the same shall be recorded in writing, and the RD shall hold a hearing within a period of 30 days as required, and direct the company to file an affidavit to record the consensus reached at the hearing, upon executing which the RD shall pass an order either approving or rejecting the application along with the reasons within 30 days from the date of hearing, failing which it shall be deemed that the application has been approved, and approval order shall be automatically issued to the applicant। तो आगे का प्रोसीजर है कि आरडी के पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो वो उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करवाएंगे, उसकी हियरिंग चलेगी, कंपनी को मौका मिलेगा, सामने वाली पार्टी अपने पॉइंट्स रखेगी, और वो डिस्प्यूट जो है बिटवीन द कंपनी एंड द अदर पार्टी उसको सेटल करवाया जाएगा। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि अप्रूव करना है एप्लीकेशन या रिजेक्ट करना है। और सेटल होने के 30 डेज के अंदर अंदर अगर अप्रूवल नहीं आया तो मान लिया जाएगा डीम टू बी अप्रूव, क्योंकि मैटर सॉल्व हो गया, आरडी में सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई है, तो अब अप्रूवल देने में और डिले क्यों हो रहा है। तो 30 डेज से ज़्यादा डिले होगा तो मान लिया जाएगा कि अप्रूवल मिल गया, अब डायरेक्ट अप्रूवल का ऑर्डर लेना है और कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ये भी क्लैरिफाई किया, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है टाइम पे काम करने का, ये पता चल रहा है। इन केस वेयर नो कंसेंसस इज रिसीव्ड फॉर कन्वर्जन within 60 days of the filing of the application while hearing or otherwise, RD shall reject the application within the stipulated period of 60 days। तो ये हो गया कि 60 डेज में मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, कंसेंसस नहीं बन रहा, मतलब मेजोरिटी नहीं बन रही, सामने वाली पार्टी का जो अपोज है वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो 60 डेज तक ये मैटर अगर चल गया तो उसके बाद आरडी आपके कन्वर्जन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी, और जो आप मैटर लेके आए थे वहाँ पे क्लोज हो गया, आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। Provided that the conversion shall not be allowed if any inquiry, or inspection has been initiated against the company, or any prosecution is pending against the company under the act। कंपनी पे केस चल रहा है, जब तक केस चल रहा है तब तक कन्वर्जन अलाउ नहीं करेंगे, ये सब मैटर खत्म होने के बाद ही एप्लीकेशन आप कर सकते हो। और लास्ट में द ऑर्डर कन्वेड बाय द आरडी शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद रजिस्टर। ये तो होना ही है, आरडी से ऑर्डर आ गया, अप्रूवल मिल चुका है, अब आरओसी को इन्फॉर्म करो
INC 28 में, और उसके बाद आप कन्वर्जन करवा सकते हो। पिछले वाले केस में INC 27 था, ये वाले केस में INC 28 है, तो फॉर्म नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, ये वाला कवर अप हो गया। नेक्स्ट जो कन्वर्जन का टॉपिक है दैट इज OPC टू प्राइवेट कंपनी। इसको आप सीधा नेक्स्ट पेज पे देख लो, 182 पे, वो टेबल में पूरा आपको फॉर्मेट दिया हुआ ही है। अब प्रोसीजर्स हर आंसर में सिमिलर आएंगे, सिर्फ फॉर्म नंबर चेंज होने वाले हैं, तो वो एडवांटेज रहेगा। आपको एक फॉर्मेट पता चल गया है कि क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। देख लो यहाँ पे हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं दैट इज OPC टू प्राइवेट कंपनी। तो पहला स्टेप क्या बोला, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, उसके अंदर वही एजेंडा में डिस्कशन होगा, OPC को या तो प्राइवेट में कन्वर्ट करना है या पब्लिक में, उस हिसाब से मिनिमम डायरेक्टर्स की क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना है। बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लो, आर्टिकल्स में मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन करवा लो, और ये सब चीज़ें फिर हम आगे अपडेट कर सकते हैं टू द ROC, वो पॉइंट है। ठीक है, अब EGM वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, OPC है ना, तो EGM वाला कंटेंट आएगा नहीं, इसलिए वो बॉक्स में वो चीज़ क्लैरिफाई की हुई है। बाकी फॉर्म नंबर आपको पता है, DIR 12 डायरेक्टर को अपॉइंट करने का इंटीमेशन टू द ROC बाय द कंपनी। MGT 14 भी हमें पता है। INC 6 यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। अभी फर्स्ट वाले आंसर में INC 27 था, सेकंड में 28 था, यहाँ पे INC 6 है, तो ये फॉर्म नंबर्स वेरी करते जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। डिटेल में वही सारी चीज़ें अटैच करनी है। ROC की ड्यूटी क्या है आपको पता ही है। नेक्स्ट आंसर इसका रिवर्स, प्राइवेट कंपनी इनटू OPC। अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को OPC में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेंबर्स को कम कर रहे हैं, अभी तक जितने मेंबर थे अब एक ही बचेगा, वैसा होने वाला है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स है वो भी देख लो, टेबल में ही देख लो डायरेक्टली। बोर्ड मीटिंग वाला पॉइंट पहला कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद जनरल मीटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो एग्जिस्टिंग तो मेंबर्स एक से ज़्यादा है, इन फ्यूचर OPC बनेगी, तो EGM वाला पॉइंट भी आ गया। जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के बाद ROC में अपडेट करना पड़ेगा, फॉर्म फाइल करना है। MGT 14 रिपीट टॉपिक है, अगेन इसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म सेम ही है, INC 6। तो आप OPC टू प्राइवेट करो या प्राइवेट टू OPC, फॉर्म INC 6 ही रहेगा, कॉमन फॉर्म रखा है, तो वो लिस्ट हो गई। और ROC की क्या ड्यूटी है वो आपको पता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके सर्टिफिकेशन करेंगे। कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी दे रखी है, इफ अ OPC और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी contravenes any of the provisions of these rules, the OPC or any other officer of such company shall be punishable with fine which may extend to 5,000 rupees and with a further fine which may extend to rupees 500 per day after the first offence during which such contravention continues। पेनल्टी का अमाउंट हो गया 5,000 और 500 रुपीज़ पर डे, फर्स्ट ऑफेंस के बाद ये भी कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक कंडीशंस पता चली, OPC टू प्राइवेट, प्राइवेट टू OPC हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड। थोड़ा बड़ा आंसर है, कोई छोटे वाले कन्वर्जन देख लेते हैं। सेक्शन 8 वाला स्किप करके आगे बढ़ते हैं। पेज 189 पे देखना ना, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू LLP। ये एक सिंपल आंसर है, ये कंप्लीट कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू LLP। सबसे पहले डिन नंबर की बात हो रही है, हेड पॉइंट से भी रिलेट हो जाएगा। अगर आपके कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनके पास वैसे तो ये प्रॉब्लम अब आती नहीं है, क्योंकि अब तो क्या होता है, हर कंपनी में डायरेक्टर्स का डिन नंबर होना ही चाहिए, बाई चांस नहीं है तो आप ऑब्टेन कर लेना, वैसा बोला। अगेन बोर्ड मीटिंग बुला लो, उसके अंदर रिजोल्यूशन पास कर लो कि हम कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और नेम ऑफ LLP के लिए अप्लाई करना है, वो अथॉरिटी किसी एक डायरेक्टर को अपने दे सकते हैं कि पेपर वर्क शुरू कर दो आप, वैसा। एप्लीकेशन फॉर नेम अवेलेबिलिटी, इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा LLP 1, और साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देने पड़ेंगे। ऑब्टेन द नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम ROC। ठीक है, ड्राफ्टिंग ऑफ द LLP अग्रीमेंट। अब अपने LLP वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि उसमें एक LLP अग्रीमेंट हमें ड्राफ्ट करना होता है, उसके कंटेंट्स में क्या क्या आता है ये भी अपन ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, वही पॉइंट्स। नेम ऑफ LLP, पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट्स एंड ड्यूटीज, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और LLP के रूल्स, ये पॉइंट्स रहेंगे। It is not necessary to have the LLP agreement signed at the time of incorporation, as the details of the same needs to be filed in E-Form 3 within 30 days of incorporation। ये बात हमने LLP के पॉइंट में की थी, तब मैंने आपको बोला भी था, आप LLP इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी अग्रीमेंट सबमिट करो, चलता है,
पार्टनरशिप वाले केस में उल्टा होता है, डीड आपको इमीडिएट सबमिट करनी होती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ बोला एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर लो, अग्रीमेंट बाद में सबमिट कर दो, यही टाइम लिमिट थी 30 डेज की, तो उसके अंदर आप सबमिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करने हैं उसकी लिस्ट, और बाकी एप्लीकेशन में अगेन ई फॉर्म 18 करके बोला है यहाँ पे, जैसे पीछे आईएनसी वाले फॉर्म आ रहे थे, यहाँ ई फॉर्म 18, और उसमें भी और क्या क्या डिटेल्स देनी है उसको एनलिस्ट किया हुआ है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी और कुछ कर नहीं सकते उसमें। लास्ट में सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा तो सर्टिफिकेट आपको इशू कर देंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी का, उसका फॉर्म दे रखा है फॉर्म नंबर 19, और जिस दिन ये सर्टिफिकेट इशू हो गया उस दिन से आपकी एलएलपी क्रिएट हो गई, और ये कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा कि एलएलपी एग्जिस्ट करती है इम्प्लाई। ठीक है, तो ये भी प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कंपनी इनटू एलएलपी। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये इतना ही आंसर है जितना यहाँ दे रखा है, ज़्यादा कुछ पेपर वर्क भी नहीं करा रहे और फॉर्म्स भी लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी तो वही रहेगी लेकिन उसका फॉर्मेट जो बेसिक है कि लिमिटेड लायबिलिटी किस तरीके की है, तो गारंटी वाली कंपनी को शेयर वाली कंपनी में कन्वर्ट कर रहा है। तो रूल नंबर 39 बोला, देखें स्टेप्स में, अ कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट इट सेल्फ इंटू अ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, ये अंडरलाइन करके रखना, सेक्शन 8 वाली कंपनी कोई अथॉरिटी नहीं है। जो सेक्शन 8 है पुराने एक्ट में सेक्शन 25 था, तो सेम ही पॉइंट है वो। बोला है कि अगर आप इस तरीके से कन्वर्जन कर रहे हो तो जितना गारंटी अमाउंट लिखा हुआ था ना उतने की अब शेयर कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, तो ये कन्वर्जन अलाउ करेंगे। थर्ड पॉइंट में आ गया स्पेशल रिजोल्यूशन, वर्ड अंडरलाइन कर लो। गारंटी क्लॉज को मेमोरेंडम से ओमिट करेंगे, आर्टिकल्स में नेसेसरी चेंजेस करेंगे एंड देन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी MGT 14 में सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म सेम है यहाँ पे INC 27 जो आगे अभी देख रहे थे हम प्राइवेट टू पब्लिक वाले में, सेम फॉर्म हो गया, तो नंबर्स रिलेट हो जाएंगे आपको। फिर उसके बाद ROC शैल टेक द डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर दीज रूल्स विद इन 30 डेज, तो वो टाइम लिमिट हो गई, 30 डेज के अंदर अंदर वो डिसीजन लेके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर देंगे, और उसका भी फॉर्म नंबर बोला हुआ है, ये सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में आएगा, 11B। ठीक है, तो ये गारंटी इनटू शेयर वाला हो गया। नेक्स्ट टॉपिक तो थोड़ा डिटेल में है। ठीक है, इतने प्रोसीजर आज रखते हैं, बाकी के फिर जो है वो कल कंप्लीट कर देंगे।